हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, इन सभी फंडामेंटल राइट्स को, जिनको कि मौलिक अधिकार बोला जाता है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। लैंडमार्क केस लॉज के साथ पढ़ेंगे। डिफरेंट लैंडमार्क जो अमेंडमेंट्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इन फंडामेंटल राइट्स को लेके उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। पूरा एक अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक दो कारण भी हैं। एक्चुअली मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 रिवीजन सेशन 3 घंटे का, 3 आवर का। तो उस रिवीजन सेशन को आपका बहुत प्यार मिला। 31,000 प्लस मेरे जो व्यू हैं उस वीडियो पे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे मोटिवेट किया और मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं पॉलिटी का बहुत सारा पार्ट जो है वो कवर करूं, क्योंकि मेरी वीडियो देखने वाले केवल लॉ के स्टूडेंट्स नहीं थे, वो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी थे। और साथ ही हमारे एक सर हैं वरुण अवस्थी, यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, उनके बहुत लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, हमारे तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं अभी, लेकिन आपका प्यार ऐसे रहा तो ज़रूर हम भी एक दिन उन तक पहुंचेंगे। तो उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, पॉलिटी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने एक मौलिक अधिकार, मेरा थंबनेल भी आपने देखा होगा, एक मौलिक अधिकार के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई थी जिसमें सारे फंडामेंटल राइट्स एक ही वीडियो में कवर किए थे। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारी कमियां हैं, उस वीडियो में बहुत कुछ उन्होंने गलत बता दिया। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, वो मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन हाँ, गलती इंसानों से ही होती है। उन्होंने गलत एक्सप्लेन किया, आर्टिकल को गलत बता दिया। मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे अच्छे से पता है कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। तो आज मैं आपको अच्छे से आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा कि एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। उन्होंने हमारे लैंडमार्क केस जो होते हैं, केशवनंद भारती केस को बहुत गलत बता दिया। उनमें जो लैंडमार्क, जो हमारे एक रिनोन जजेस थे, उनका नाम लिए बिना उन्होंने जूरी सिस्टम, मतलब काफ़ी कुछ गलत बता दिया जो कि है ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो मैं वरुण अवस्थी सर जो हैं वो बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, अन अकेडमी में भी पढ़ाते हैं। बच्चे उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे उनसे सीख कर कहीं आज आप अच्छी लाइफ में पहुँचे होंगे। तो मैं उनको, उनकी निंदा नहीं करता, लेकिन हाँ, जो उन्होंने गलत बताया है, जितना भी, उन सभी गलतियों को मैं इस वीडियो में ठीक करूँगा। इस वीडियो के बाद आपको फंडामेंटल राइट की कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस मेरे साथ बने रहना है। ये वीडियो 2 घंटे की भी हो सकती है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और मेरा साथ दें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ इस टॉपिक को शुरू करूंगा। वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर लॉ के रिगार्डिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हमारी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ जाकर आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। हम 3-3 घंटे के रिवीजन सेशन लेते हैं जिसमें हम पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर करते हैं। बहुत सारे हमारे जो हैं वो शॉर्ट वीडियोस भी आपको मिलेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये हमारा हौसला अफजाई के लिए एक छोटा सा काम आप कर सकते हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो अगर मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँ इंट्रोडक्शन के साथ, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है 1950 में, जिसको बनाकर लागू कर दिया गया था, 1949 में बन गया था और 1950 में लागू हुआ था। आप सभी को पता भी होगा 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 में इसको बनकर तैयार कर दिया गया था। इसको बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल 11 महीने 18 दिन, अबाउट 3 साल का आप इसको समझ सकते हो। 3 साल का
मेहनत कर 3 साल की मेहनत कर उन्होंने 26 नवंबर 1950 को इसको बना के पूरा रेडी कर दिया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट 25 पार्ट्स हैं, 25 भाग हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। जो पार्ट 3 है, जो तीसरा भाग है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कवर करता है। और ये तीसरा भाग है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दूँ कि जो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर हमने फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट लिया है। इवन दो जो फंडामेंटल राइट है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग, डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने लोगों को दिए हुए हैं। इंग्लैंड ने भी दिए हुए हैं, फ्रांस ने भी दिए हुए हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने दिए हुए हैं। लेकिन हाँ, जो हमारा फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है वो हमने यूएसए से प्रभावित होकर बोरो किया हुआ है। आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये भी बता दूँ कि ये जो चैप्टर है, पार्ट जो 3 है, जो पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडिया का मागना कार्टा भी बोलते हैं। इसको हमारे इंडिया का मागना कार्टा भी बोलते हैं। एक्चुअली में मागना कार्टा क्या था मेरे दोस्तों? मागना कार्टा ये एक इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लैंड का एक कंसेप्ट है। मागना कार्टा इंग्लैंड में 1215 में आया था, 1215 में आया था। ये बेसिकली एक बिल ऑफ राइट्स था। आप बोल सकते हो कि ये कलेक्शन ऑफ राइट्स था, बिल ऑफ राइट्स था, जो कि लोगों को बहुत सारे राइट्स देता था। तो हमारे इंडिया में लोगों को बहुत सारे राइट्स कहाँ दिए गए हैं? वो पार्ट 3 में दिए गए हैं, क्योंकि मागना कार्टा का मतलब ही, ये मागना कार्टा ही एक बिल ऑफ राइट्स है जो कि इंग्लैंड में राइट्स की बात करता था। तो हमारे इंडिया में पार्ट 3 को हमने मागना कार्टा बोल दिया। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तो जो 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल्स हैं, जिसमें बेसिकली आर्टिकल 12 को हटा दो, आर्टिकल 13 को हटा दो और आर्टिकल 33 को हटा दो, 34 को हटा दो, 35 को हटा दो। इन अगर हम 5 आर्टिकल्स को हटा देते हैं तो आर्टिकल बचते हैं 14 से लेकर 32 तक। तो बेसिकली आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक ये आर्टिकल्स हैं जो हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाते हैं। आर्टिकल 12 क्या बोलता है हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 13 में लिखा क्या है हम वो भी जानेंगे, आर्टिकल 33, 34, 35 क्या है हम समझेंगे। लेकिन आप अभी तक ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक आर्टिकल्स हैं जो हमें फंडामेंटल राइट्स देते हैं। अब आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन सिटीजन्स को भी मिले हैं और फॉरेनर्स को, जो दूसरी कंट्री के लोग इंडिया में आके रहते हैं, उनको भी मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 में लिखे गए हैं, आर्टिकल 16 में लिखे गए हैं, आर्टिकल 19, 29 या 30 में लिखे गए हैं, वो फंडामेंटल राइट केवल इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त हैं, इंडियन सिटीजन्स को ही प्राप्त है। मतलब जो भारत का नागरिक है उसी को ये फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। और इसके अलावा जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल अपना 21A, आर्टिकल 23, 4, 5, 6, 7, 8, जो बाकी फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 32, ये सारे जितने भी इनके अलावा जो बाकी हैं वो इंडिया के सिटीजन्स को भी प्राप्त हैं और इंडिया के नॉन सिटीजन्स को, अर्थात जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, जो एलियंस हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको भी प्राप्त हैं। आई एम सॉरी, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर का एक बेस है, एक इंट्रोडक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। आगे अब हम शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पर हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन बाद में 1978 में क्या हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या है? अमेंडमेंट मतलब संशोधन होना, चेंज करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी आते हैं, लो डायनामिक है, लो चेंज होता है टाइम टू टाइम। तो 44th अमेंडमेंट करी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और इस अमेंडमेंट के जरिए 1978 में एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। इस
आर्टिकल 12 से 35 की लिस्ट में से, मतलब अब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। मैं यहाँ पे लिखकर आपको बता देता हूँ कि कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है और पहले कितने थे। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको 6 फंडामेंटल राइट्स की बात बताऊं, मैंने आपको जैसा कि बताया कि जब हमारा संविधान बना था उस टाइम 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब करंटली 6 फंडामेंटल राइट्स है। जो 7th है उसे हटा दिया गया है, अमेंडमेंट के जरिए उसको डिलीट कर दिया गया है। मैं वो भी बताऊंगा वो कौन सा फंडामेंटल राइट है। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वह है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ये हमारा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट बेसिकली आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। आर्टिकल 12 और 13 जो है वो कुछ अलग कंसेप्ट्स बताते हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। फिलहाल जनरल एक बता देता हूँ कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 14 में बताया गया है हमारा, 14 to 18 में बताया गया हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया गया है। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया गया है। इसी में आर्टिकल 21A आता है जो बात करता है राइट टू एजुकेशन। वो हमारा बाद में आया था 86th अमेंडमेंट के जरिए 2002 में, शुरू में नहीं था, लेकिन आर्टिकल 19 से 22 के बीच एक आर्टिकल 21A आता है, 21A आता है जो बात करता है राइट टू एजुकेशन को लेकर, जो कि 86th अमेंडमेंट के जरिए 2002 में आया था। 86th अमेंडमेंट के जरिए वो भी हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंडर ही आता है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक जो है वो हमारे कवर करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। ये हमारा आर्टिकल 29 से 30 के बीच कवर किया करता है, आर्टिकल 29 से 30। इसके अलावा इसके बाद जो पहले फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति का अधिकार। लेकिन इस अधिकार को क्या हुआ 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए हटा दिया गया और अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अब ये कैसा राइट है, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये राइट पहले फंडामेंटल राइट था, अब ये फंडामेंटल राइट की लिस्ट में नहीं है। हम बाद में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब आगे जो लास्ट है फंडामेंटल राइट वो है राइट टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 इससे डील करता है, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मेरे दोस्तों ये हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो अभी हैं। पहले 7 थे मैंने बता दिया, वो अब एक फंडामेंटल राइट हमारा नहीं है, वो एक अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में एक एक करके इन सभी फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। आर्टिकल 12 से शुरू करेंगे सबसे पहले, तो आइए आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं आर्टिकल 12 की बात करूं जो कि चैप्टर 3 में सबसे पहला आर्टिकल है, वो हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मेरे दोस्तों डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ना बहुत अनिवार्य है अगर हम फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल अगेंस्ट द स्टेट। मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है उनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो अगेंस्ट द स्टेट। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई स्टेट का क्या मतलब है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे वरुण अवस्थी सर की वीडियो का लिंक शेयर किया था कि सर प्लीज़ आप इसको देख कर बताएं कि जो सर स्टेट को एक्सप्लेन करें वो ठीक है या गलत है। तो सर ने काफ़ी गलत एक्सप्लेन किया स्टेट को, उन्होंने कुछ और ही बता दिया था। मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ स्टेट है क्या। एक्चुअल में आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, यह हमें बताता है स्टेट का मतलब क्या है। आर्टिकल 12 के बाद जितने भी आर्टिकल्स आगे आएंगे उनमें आप टर्म स्टेट पढ़ोगे। आर्टिकल 14 में आप पढ़ोगे कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में पढ़ोगे स्टेट शैल नॉट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आगे ऐसे करके स्टेट वर्ड हर जगह यूज होगा आर्टिकल्स में। तो स्टेट का मतलब क्या है, तो मेरे दोस्तों स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 के हिसाब से है हमारी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट होगी, हमारी जो पार्लियामेंट है वो स्टेट होगी। वैसे हमारी जो
यूनियन की एग्जीक्यूटिव है। यूनियन की एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, हमारी कैबिनेट हो गई, जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो भी स्टेट होगी। इसके अलावा आर्टिकल 12 में बताया गया है कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, अब यहाँ पे स्टेट्स का मतलब क्या है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जो स्टेट है उनकी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो भी हमारी आर्टिकल 12 में स्टेट मानी जाएगी। जो हमारी डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी जो एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब हमारी स्टेट्स के जो गवर्नर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं, कैबिनेट होती है स्टेट्स की, वो ही हमारी स्टेट मानी जाएगी। इसके अलावा स्टेट में कौन आएगा, हमारी लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है, जैसे लोकल लेवल पर पंचायत होगी, म्युनिसिपल बॉडीज़ होगी, हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गए, हमारी जिला परिषद हो गए, ये सारे स्टेट में आएंगे। इसके अलावा स्टेट में कौन आएगा, हमारी अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़, अदर अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, अदर अथॉरिटीज़ का मतलब होता है जैसे हमारी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, जैसे जो हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी होती है, रेलवे अथॉरिटी होती है, जितनी भी अथॉरिटीज़ कंट्री में बनी हुई हैं किसी एक्ट के अंडर या किसी लॉ के अंडर, वो अथॉरिटीज़। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 14 से, वो सारे के सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सिएबल है अगेंस्ट स्टेट। मतलब अगर स्टेट कुछ भी ऐसा करेगा जो फंडामेंटल राइट को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तो पर्सन कोर्ट में जाकर स्टेट के अगेंस्ट केस कर सकता है। अब स्टेट का मतलब क्या होगा, चाहे वो पार्लियामेंट ऐसा काम करे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन ऐसा काम करे, या स्टेट की लेजिस्लेचर ऐसा काम करे। ऐसा काम मतलब फंडामेंटल राइट को ख़त्म करने का काम, या कोई लेजिस्लेचर या जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज, या इवन पंचायत लोकल अथॉरिटीज़, इवन म्यूनिसिपैलिटीज़ लोकल अथॉरिटीज़, या LIC, या हमारे बैंक्स, या हमारी कोई भी अदर अथॉरिटी, हमारी यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसा काम करती है जो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक दिए हुए फंडामेंटल राइट को छीनने का काम करते हैं, तो ये सभी अथॉरिटी स्टेट मानी जाएंगी, और उनके अगेंस्ट जिस पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने कोई एक लॉ पास किया, और उस लॉ के हिसाब से पार्लियामेंट ने कोई ऐसी बात बोली, कोई लॉ पास कर दिया जिससे किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा है। अब राइट कौन सा खत्म हो रहा है, चाहे इक्वलिटी का राइट खत्म हो रहा है, लिबर्टी का राइट खत्म हो रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन खत्म हो रही है, कुछ भी खत्म हो रहा है, तो पार्लियामेंट को स्टेट माना गया है। मतलब वो व्यक्ति जिसका फंडामेंटल राइट खत्म हुआ है वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर पार्लियामेंट के अगेंस्ट केस कर सकता है। चलो पार्लियामेंट तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई, हम एक लोकल लेवल की बात करते हैं। मान लो पंचायत ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि ये जो कुआं है, इस कुएं पर स्वर्ण जाति के लोग जाकर पानी पी सकते हैं, जो बाकी जातियों के लोग हैं वो पानी नहीं पी सकते। एक नोटिफिकेशन निकाल दी हमारी पंचायत ने। अब पंचायत ने क्या किया, हमारे लोगों का जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, कौन सा राइट, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, जो हमारे फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं उसके अगेंस्ट ये नोटिफिकेशन हुई। तो जो हमारी पंचायत है वो क्या है, वो स्टेट है, और हमारा लॉ क्या बोलता है कि स्टेट अगर कोई लॉ बनाएगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा तो बंदा कोर्ट में जा सकता है। मतलब पंचायत ने जो लॉ पास किया, पंचायत ने जो नोटिफिकेशन निकाली कि भाई कोई पानी पीने नहीं जाएगा यहाँ पे स्वर्ण जाति के अलावा, तो इस नोटिफिकेशन को जो दूसरी जाति का पर्सन है जिसके साथ भेदभाव हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकता है और अपने फंडामेंटल राइट को जाके प्रोटेक्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है। उसी प्रकार मैं आपको एक और एग्जाम्पल तो एग्जीक्यूटिव बॉडी का एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो हमारे SDM साहब है, हमारे SDM है या हमारे DC साहब है, उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाल दी कि लोगों को यहाँ से हटाओ, जो लोग यहाँ पे अपने दुकानें लगा के बैठे हैं इनको यहाँ से हटाओ, जबरन इनको यहाँ से इनकी दुकानें तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। अब SDM साहब ने जो नोटिस दिया, SDM साहब क्या होंगे, हमारे वो स्टेट होंगे, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो एक नोटिस निकाल रहे हैं कि भाई इनको हटाओ लोगों को यहाँ से, और लोगों का राइट टू लिव है, जीने का अधिकार लोगों को मिला हुआ फंडामेंटल राइट्स में, लोगों को अर्निंग का राइट मिला हुआ है, लोगों को कमाने का राइट है, जीने का राइट है। तो लोग क्या कर सकते हैं,
क्योंकि एसडीएम साहब स्टेट है तो स्टेट के अगेंस्ट वो केस कर सकते हैं, वो केस करेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये इसलिए कंसेप्ट ऑफ स्टेट पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए एक और बात बता दूँ कि कुछ एक फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगेंस्ट इंडिविजुअल भी एनफोर्सिएबल हैं, मतलब इंडिविजुअल, हम लोग जो इंडिविजुअल हैं वो भी उन फंडामेंटल राइट्स को खत्म नहीं कर सकते। कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो मैं आपको आर्टिकल्स बता देता हूँ, फिर आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 15(2) में जो फंडामेंटल राइट दिया होगा हमारा वो अगेंस्ट इंडिविजुअल एनफोर्सिएबल है, स्टेट के अगेंस्ट तो नहीं, इंडिविजुअल के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल है। आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 18 में 2, आर्टिकल 18 का 3 पार्ट, आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 24 में, ये जो आर्टिकल्स हैं इनमें जो दिए हुए फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी एनफोर्सिएबल हैं। वैसे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वो स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल होते हैं, ये राइट्स इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी एनफोर्सिएबल है। मतलब अगर इंडिविजुअल कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है इन आर्टिकल्स में दिए हुए तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कोर्ट में जाया जा सकता है। अब आर्टिकल 13 को अच्छे से पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों अब मैं आर्टिकल 13 की बात करता हूं जो बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 में बताता है कि सारे के सारे कानून जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, मतलब फंडामेंटल राइट के अनुसार नहीं है, उनके अगेंस्ट है, तो उन कानूनों का क्या होगा। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं आर्टिकल 13 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारे फंडामेंटल राइट को एनफोर्सिएबल बनाता है, हमारे फंडामेंटल राइट को जस्टिफिएबल बनाता है, जो बताता है कि हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई कानून पास हो ही नहीं सकता, स्टेट कोई कानून पास कर नहीं सकती। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं दो कंसेप्ट हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट और दूसरा कंसेप्ट होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे पार्ट 3 में दिया गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पार्ट 4A में दी गई है। कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स हमने जहाँ पे यूएसए से बोरो किया है, यूएसए से प्रभावित होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर जो हमारा रूस हम जिसको बोलते हैं उससे प्रभावित होकर हमने डाला है। यहाँ पे आपकी नॉलेज एक और बात बता दूं, फंडामेंटल ड्यूटीज तो 1950 से ही जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से हमारे संविधान में थी। जो फंडामेंटल राइट्स थे शुरू में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के जरिए इनको ऐड किया गया था 1976 में। ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में नहीं थी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो मेन पॉइंट मैं आपको बताने लगा वो ये है कि फंडामेंटल राइट के का अगर वायलेशन होता है कि अगेंस्ट अगर लॉ बनाया जाता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म करता है आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अगर इनको कोई नहीं मानता है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने के लिए। जो हमारे पार्ट 4A में हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको अगर कोई ना माने तो उसके ऊपर केस नहीं हो सकता, कोर्ट में जाकर जबरदस्ती उसको वो फंडामेंटल ड्यूटीज मानने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता। ये वो ड्यूटीज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, ना करें तो कोई हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता। पर फंडामेंटल राइट्स तो वो है जो किसी का राइट है तो हमें वो मानना पड़ेगा, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। ख़त्म किया तो हमारे ऊपर केस हो सकता है, हमारे अगेंस्ट कोर्ट में जाया जा सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 13 में बेसिकली बताया गया है कि जितने भी लॉज हैं या थे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट वो खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। यहाँ पे आर्टिकल 13 क्लोज 1 और आर्टिकल 13 क्लोज 2 को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। आर्टिकल 13 क्लोज 1 क्या बोलता है, जितने भी कानून इंडिया में पास हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना पर हजारों कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1950 से पहले पास किए थे। जैसे कि आईपीसी 1860 में आ गया था, एविडेंस एक्ट 1872 में आ गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आ गया था और बहुत से कानून 1950 से पहले आ गए थे। तो सेक्शन 13 आर्टिकल 13 क्लोज 1 क्या बोलता है कि जितने भी कानून 1950 से पहले बने थे, इंडिपेंडेंस से पहले बने थे,
अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट जो कि 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए, इंडियंस को दिए, अगर वो कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होते हैं तो वो सारे के सारे कानून क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, अर्थात उन कानूनों की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, फंडामेंटल राइट सुप्रीम माने जाएंगे। लॉज विच वुड बी इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट वुड ऑटोमेटिकली बिकम नल, वाइड, जीरो। अर्थात आपको समझ आ गया कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट लॉ होंगे, पहले बने होंगे 1950 से पहले, वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं तो। और आर्टिकल 13 दो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो ये बात बोलता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच वुड बी इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। जो स्टेट है, स्टेट मतलब जो आर्टिकल 12 मैंने आपको बता दिया, हमारी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, जो स्टेट है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे। तो आर्टिकल 13 बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द जुडिशियल रिव्यू, डील विद द जुडिशियल रिव्यू, तो वो हमारा आर्टिकल 13 डील करता है जुडिशियल रिव्यू के साथ। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, फिर जुडिशरी उस लॉ को चेक करती है कि क्या वो लॉ फंडामेंटल राइट के अनुसार है या अगेंस्ट है। अगेंस्ट होगा तो उस लॉ को जुडिशरी खत्म कर देगी, अगर अनुसार होगा तो उस लॉ को वैलिड करार करेगी। मतलब बोलने क्या हुआ कि जुडिशियल रिव्यू जो हमारी जुडिशरी करती है वो उसकी पावर उसको कहाँ पर दी गई है, आर्टिकल 13 में दी गई है। अब आर्टिकल 14 से शुरू करेंगे हम अपने फंडामेंटल राइट्स को। अब मेरे दोस्तों आर्टिकल 14 से हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट शुरू हो जाता है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट दिया गया है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी का अधिकार। तो इक्वलिटी के अधिकार में 4 आर्टिकल आते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 आर्टिकल, 14, 15, 16, 17, 18, 5 राइट्स आते हैं हमारे समानता के अधिकार में। सबसे पहला राइट हम आर्टिकल 14 में जो दिया गया है उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जो बात करता है विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि आर्टिकल 14 जो है वो बेसिकली बात क्या करता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट जो है वो किसी भी बंदे को डिनाई नहीं करेगा, क्या डिनाई नहीं करेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये दो कंसेप्ट हैं जो आर्टिकल 14 में दिए गए हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कंसेप्ट है वो हमने हमारे जो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर हमने ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म डाली है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो फ्रेज है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, तो इंग्लैंड से प्रभावित होकर डाला है, आप लिख सकते हो वहाँ पे आंसर। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो कहाँ से प्रभावित होकर इंडिया ने डाला है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका, यूएसए, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर हमने ये कंसेप्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो इंग्लैंड में एक डाइसी थे, प्रोफेसर डाइसी, उन्होंने रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट दिया था, जिनके अनुसार क्या था कि सभी लॉ की नज़रों में इक्वल हैं, प्रधानमंत्री से लेकर पीएम तक सभी लॉ की नज़रों में इक्वल माने जाएंगे, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। उसी से प्रभावित होकर हमने ये कंसेप्ट लाया है। यह एक नेगेटिव अप्रोच है, आप ये बात ध्यान में रखें। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में नेगेटिव अप्रोच कौन सी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, ध्यान से मेरी बात सुनना। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये बेसिकली क्या बात करता है, ये बेसिकली बात करता है अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस की, अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस की, ये बात करता है बेसिकली अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस की। अर्थात इंडिया में किसी बंदे को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, नेगेटिव अप्रोच नहीं दी जाएगी, चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे वो पीएम है, किसी को भी हम स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, सभी इक्वल हैं लॉ की नज़रों में, लॉ की नज़रों में सभी इक्वल हैं। अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, इसलिए ये नेगेटिव अप्रोच है, ये अब्सेंस की बात करता है कि हमने इक्वलिटी कैसे लानी है,
स्पेशल प्रिविलेजेस को अब्सेंस कर कर, उनको ना देकर, नेगेटिव अप्रोच है। वहीं पर अगर मैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करूं, ये पॉजिटिव अप्रोच है। ये बात क्या करता है, ये बात करता है कि हमने इक्वलिटी कैसे लानी है कंट्री में, हमने कंट्री में इक्वलिटी लानी है, लेकिन कैसे, विद पॉजिटिव अप्रोच। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज शुड बी डिमांडेड, इक्वल लॉज शुड बी डिमांडेड। मैं यहां पे आपको क्लियर करूंगा, आप 2 मिनट दीजिए मुझे। 2 बातें हैं। एक बात है कि सभी इक्वल हैं लोगों की नज़रों में, छोटा बड़ा, इसके अनुसार ये जो अप्रोच है, इसके अनुसार प्रधानमंत्री, पीएन, बूढ़ा, बुजुर्ग, छोटा बड़ा सभी इक्वल हैं लोगों की नज़रों में, लोगों के लिए सभी समान हैं। लेकिन अगर हम इसी अप्रोच को लेकर आते हैं अपने इंडिया में, तो इक्वलिटी कैसे आती? हमारे इंडिया में सदियों से कुछ लोग पिछड़े थे बहुत ज़्यादा। SC ST कम्युनिटी के लोग, वो लोग इतने पिछड़े थे कि उनको हम बाकियों से इक्वल ट्रीट कर ही नहीं सकते थे। हमें उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देनी पड़नी थी, उनके लिए स्पेशल लॉज लेकर आना पड़ना था। इसीलिए हमने दूसरा कंसेप्ट भी फॉलो किया जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम वीकर सेक्शन के लिए कुछ स्पेशल लॉज लेकर आएंगे, ताकि जो वीकर सेक्शन है वो बाकी जो वीकर सेक्शन नहीं वाले लोग हैं उनके इक्वल हो जाएं। यहाँ पे प्रोफेसर जैनी ने कंसेप्ट दिया था, बड़ा महत्वपूर्ण है, कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड विद लाइक। जो एक जैसे लोग हैं उनको हम एक जैसे लोगों के साथ ट्रीट करेंगे, लेकिन जो अनलाइक हैं, जो एक जैसे नहीं हैं, जो अनइक्वल हैं, उनको हम कभी भी इक्वल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल आपको ये दूंगा कि मान लो हमारी सोसाइटी में एक वो लोग हैं जो काफ़ी टाइम से पिछड़े हुए लोग हैं, जैसे कि SC ST कम्युनिटी हो गई। एक वो लोग हैं जो काफ़ी टाइम से पिछड़े नहीं हैं, जिनके साथ कभी अत्याचार भी नहीं हुआ और उनको बिल्कुल मतलब अच्छे से सोसाइटी में वो रही हैं। अब देश आज़ाद हो गया। एक वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ से शुरू करना है ऊपर आना। एक वो लोग हैं जो यहाँ पर पहले से पहुँचे हुए हैं, वो यहाँ से ऊपर जाएंगे। और तो जो नीचे लोग हैं उनको हम ऊपर तक लाएंगे, इनके लेवल पे लाने के लिए हमें नीचे वाले लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस देनी पड़ेंगी। इसीलिए तो कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन आया। अगर ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज नहीं होता हमारी कंट्री में, तो कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी वुमेन को नहीं मिलती, किसी बच्चे को नहीं मिलती, बच्चे के लिए स्पेशल लॉ नहीं बनते, वुमेन के लिए स्पेशल लॉ नहीं बनते, रिजर्वेशन नहीं दी जाती। अगर ये कंसेप्ट नहीं होता, अगर यही कंसेप्ट होता तो क्या होता, तो बस सभी इक्वल होते जी, बस बात खत्म, सभी इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं होता। जो पिछड़े हुए हैं उनको हम जो नहीं पिछड़े हुए हैं उनके साथ इक्वल मान लेते, लेकिन जो पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर लाने के लिए हमें स्पेशल लॉज बनाने पड़ेंगे, तभी तो इक्वलिटी आएगी। तो ये जो है वो पॉजिटिव अप्रोच है, ये डिमांड करता है इक्वलिटी शुड बी डिमांडेड। ये बात करता है हमारा इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी डिमांडेड। तो वो इक्वल ट्रीटमेंट कैसे आएगा, पिछड़े हुए लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देकर। तो मेरे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, प्रीएम्बल के ऊपर, आर्टिकल 14 को अच्छे से डिस्कस किया मैंने अलग से। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आता है, वो यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरा जो प्ले लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप सारी वीडियोज़ वहाँ जाकर देख सकते हो जो हमारे संविधानिक विधि, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है। तो आर्टिकल 14 नहीं होप आपको समझ आ गया होगा। अब आर्टिकल शुरू हम करते हैं, आर्टिकल 15। तो मेरे दोस्तों अब आर्टिकल 15 जो कि समानता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का ही पार्ट है, वो बात करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव के अगेंस्ट हमारा राइट, अर्थात प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की मनाही, भेदभाव की मनाही। मेरे दोस्तों हमारे इंडिया में हमें पता है काफ़ी टाइमों से भेदभाव होता था लोगों के साथ, उनकी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उनके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, हमारे लोगों को राइट दिया, फंडामेंटल राइट दिया आर्टिकल 15 में कि अब कोई किसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, स्टेट तो करेगा ही नहीं, इंडिविजुअल भी नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 15 क्लोज 1 सबसे पहले ये बोलता है कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब आर्टिकल 12 में जो स्टेट हमने पढ़ा, वो स्टेट किसी भी व्यक्ति के साथ, जो व्यक्ति है इंडिया में, उसके साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके धर्म के आधार पर,
उसकी रेस के आधार पर काला गोरा, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, रेस मतलब वो काला है गोरा है, या उसकी कास्ट जाति, उसकी कौन सी जाति से बिलोंग करता है, या सेक्स मेल है कि फीमेल है, या प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ उसका जन्म हुआ, इसके आधार पर आर्टिकल 15(1) में बोल दिया गया कि स्टेट, आर्टिकल 12 में जो स्टेट हमने डिफाइन किया था वही मतलब है, स्टेट मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, वो भेदभाव नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ये आर्टिकल 15 हम पढ़ने लगे हैं, मैंने आपको शुरू में बता दिया कौन से आर्टिकल्स हैं जो केवल इंडिविजुअल हमारे कंट्री के सिटीजन्स को मिले हुए हैं, कौन से राइट फॉरेनर्स को भी हैं। तो मैंने शुरू में आपको बताया आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये 5 जो आर्टिकल्स हैं इसमें दिए हुए राइट हमारे इंडिया के लोगों को मिले हुए हैं, बाहर के लोगों को नहीं है, फॉरेनर्स को नहीं है। मतलब फॉरेनर कोई आता है उसके साथ काले गोरे के आधार पर भेदभाव होता है, वो चल जाएगा। फॉरेनर कोई आता है प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव होगा, चल जाएगा। लेकिन इंडिया के लोगों के साथ आप इन आधारों पर, जाति, रंग, उसका रिलीजन, उसका सेक्स, उसका प्लेस ऑफ बर्थ पर आप भेदभाव नहीं कर सकते 15(1) के अनुसार। 15(2) आर्टिकल बोलता है कि जो सिटीजन्स हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो भी किसी दूसरे लोगों के साथ उसकी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इंडिया के जो लोग हैं वो अपने दूसरे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, दूसरों को कुएं में पानी पीने से नहीं रोकेंगे, दूसरों को जो है वो किसी पब्लिक प्लेस में जाने से नहीं रोकेंगे। 15(2) में मैंने शुरू में बताया आपको कि ये 15(2) में जो राइट दिया गया है वो एनफोर्सेबल है अगेंस्ट इंडिविजुअल आल्सो, अर्थात 15(2) में रोक दिया इंडिविजुअल को, 15(1) में रोका था स्टेट को। स्टेट मतलब हमारी पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, एसडीएम, हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर, वो सारे स्टेट में आते हैं। आर्टिकल 12 हमने पढ़ा। तो स्टेट तो ये नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, सिटीजन भी भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों 15(3) में बोल दिया गया कि जो आर्टिकल 15(1) या 15(2) में लिखा गया है कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा स्टेट है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो लॉ बना सकती है, स्पेशल लॉ बना सकती है वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए। बच्चों के लिए स्पेशल लॉ बनाए जा सकते हैं, बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए। वुमेन के लिए स्पेशल लॉ जाए जा सकते हैं वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए, और ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। कोई मेल जाके ये नहीं बोल सकता ये लॉ वुमेन के लिए बना दिया गया, मुझे भी इसकी प्रोटेक्शन दो। नहीं, वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम स्पेशल लॉज बना सकते हैं। हमारे देश में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में बना था। हमारे देश में डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1964 में बना था। हमारे देश में वुमेन्स के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है 2005 का। और भी बहुत से लॉ बने हैं जो हमारे देश की वुमेन को प्रोटेक्शन देते हैं। मेल को प्रोटेक्शन देते, मैन को प्रोटेक्शन वो नहीं देते। तो मैन जाके कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकता मेरे साथ भेदभाव हो रहा है सेक्स के आधार पे। नो, 15(3) में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो वुमेन के लिए या चिल्ड्रन के लिए, अब चिल्ड्रन के लिए कौन से एक्ट बने हैं? पॉक्सो बना है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है। चिल्ड्रन के लिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट बना है 1986 का। चिल्ड्रन के लिए चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट बना है। तो ये एक्ट किसको प्रोटेक्शन है? चिल्ड्रन को। तो कोई दूसरा जो है वो ऐसा जाके नहीं बोल सकता कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। 15(3) में ये बोल दिया गया कि इनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। अब 15(4) तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3) तक ही थे। 15(4) का वहाँ पे कोई नाम नहीं था। 15(4) जो आर्टिकल था वो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1951 में। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई थी 1951 में, उसके जरिए आर्टिकल 15(4) ऐड किया गया था। अब आर्टिकल 15(4) क्यों ऐड किया गया? इसका कारण ये था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था जिसका नाम था चंपकम द्वाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप SC/ST को रिजर्वेशन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे देश में संविधान आ गया है, इक्वलिटी आ गई है, तो आप रिजर्वेशन देकर इन इक्वलिटी नहीं ला सकते। लेकिन गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देनी थी, अपलिफ्ट करना था जो नीचे रिजर्वेशन देकर जो पहले से पिछड़े लोग थे उनको ऊपर लेकर आना था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पहली अमेंडमेंट ले आए और इस अमेंडमेंट के जरिए 15(4) ले आए। और 15(4) में क्या बोला गया कि स्टेट जो है वो SC/ST के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए लॉ बना सकता है। उनके लिए क्या कर सकते हैं? स्पेशल लॉज बना सकते हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेज दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आता है 15(5). 15(5) क्या बोलता है? यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 15(5) भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में आया है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2005 में।
93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 2005 में, उसके जरिए 15/5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, इससे पहले नहीं था। आने का रीज़न क्या था, एक केस हुआ था पीए इनामदार केस। उस केस में क्या बोला गया था, उस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिनको गवर्नमेंट एड नहीं देती, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिनको गवर्नमेंट एड नहीं देती है, उनके ऊपर गवर्नमेंट अपनी रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू नहीं कर सकती। 15/4 में एक तरह से रिजर्वेशन की बात तो की गई है। 15/4 में SC ST के लिए हम स्पेशल उनको प्रिविलेज दे सकते हैं, ये बोला गया है। तो इनामदार के केस में, पीए इनामदार के केस में 2005 में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है आप रिजर्वेशन की दे सकते हो लोगों को, पर जो कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट को एड भी नहीं कर रही, खुद सेल्फ फाइनांस्ड है, उन इंस्टीट्यूशंस में आप अपनी मर्जी नहीं करोगे, अपनी मर्जी से SC ST की रिजर्वेशन उसमें नहीं लगाओगे, तो गवर्नमेंट को तो रिजर्वेशन देनी थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया 2005 में और 15/5 ऐड कर दिया। और 15/5 ऐड करके क्या बोल दिया गया कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, जो लेजिस्लेचर उसके पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है जिसके माध्यम से जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या अनएडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो सकती है, SC ST को उनमें भी रिजर्वेशन दी जा सकती है। 15/5 ये बोलता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अभी कर दें, लाइक में कंजूसी ना करें, मेरे मोटिवेशन के लाइक अभी करें। अब सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को शेयर भी करें, हमें बहुत से लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए और काम करें और वीडियोज़ बना के लाएँ। UPSC जो एस्पिरेंट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS की तैयारी करने वाले बच्चे, या जो BA LLB LLB करते हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये हमारी वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इसलिए वीडियो को जरूर देखें और अच्छे से देखें। अब लास्ट आता है 15/6। 15/6 अभी रिसेंटली हमें पता है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए अमेंडमेंट पास करी है। कौन सी अमेंडमेंट थी, 103rd अमेंडमेंट पास हुई हमारे 2018 में। लेट मी चेक, दिस इज 2018, यस 2018 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास हुई। इसके जरिए क्या किया गया, 15/6 ऐड किया गया। और 15/6 में क्या बोला गया कि 10% तक की जो लिमिट है, रिजर्वेशन है, वो किसको दी जा सकती है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दी जा सकती है। क्योंकि इससे पहले कहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं लिखा था, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लिखा था, इकोनॉमिक वर्ड था नहीं, तो 15/6 में इकोनॉमी वर्ड यूज़ कर दिया गया। जो पैसे के तौर पे गरीब हैं उनके लिए रिजर्वेशन 2018 में 103rd अमेंडमेंट के जरिए 15/6 में दे दी गई। अब आर्टिकल 16 को अच्छे से पढ़ते हैं, आर्टिकल 16 क्या बोलता है। तो मेरे दोस्तों अब आर्टिकल 16 को शुरू करते हैं। आर्टिकल 16 भी हमारा राइट टू इक्वलिटी में ही आर्टिकल 14 से 18 के बीच आता है। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात अवसर की समानता। अवसर की समानता, अवसर का मतलब है यहाँ पे जॉब्स को लेकर, अर्थात जो स्टेट जॉब्स देता है वो सभी को इक्वलिटी लाएगा, जॉब्स देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16(1) ने सिंपल सा बोल दिया कि देश में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए इक्वलिटी रहेगी, जॉब्स में इक्वलिटी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। 16(2) में बोल दिया कि जो स्टेट है वो भेदभाव नहीं करेगा किसी व्यक्ति को जॉब देने से ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, उसके धर्म के आधार पर, रेस, उसके रेस काला गोरा के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कास्ट उसकी जाति के आधार पर, सेक्स वो मेल है फीमेल है उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिसेंट का मतलब होता है कि इसकी पिछले जो पूर्वज थे वो कौन थे। कोई अमेरिकन है, वो अमेरिकन इंडिया में आके अपनी जो वो सिटीजनशिप ले लेता है, अब उसके जो आगे बच्चे पैदा होंगे वो इंडियन ही होंगे, तो उनके बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते ये बोल के कि ये बच्चे के जो पूर्वज थे वो तो अमेरिकन थे तो हम उनको क्यों जॉब दे। नो, डिसेंट मतलब जो पूर्वज थे वो कौन से, किसके वो डिसेंट मतलब डिसेंडेंट्स किसके हैं वो, इसके आधार पर। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे जन्म हुआ, इसके आधार पर। रेसिडेंस, कहाँ के रहने वाले हैं, इनके आधार पर स्टेट जो भेदभाव नहीं करेगा। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में कि आर्टिकल 16 में कौन से ग्राउंड्स हैं जो एक्स्ट्रा ग्राउंड्स हैं। आर्टिकल 15 में जो ग्राउंड्स थे वो था रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 5 ग्राउंड्स थे। यहाँ पे 2 अनदर ऐड हो गए, एक हुआ डिसेंट नया ऐड और एक हुआ रेसिडेंस नया ऐड। बाकी तो सेम ही है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ तो
15 में भी थे, 16 में डिसेंट नया आ गया, रेसिडेंस नया आ गया। इनके आधार पर जो स्टेट है वो किसी भी व्यक्ति को, इंडियन सिटीजन को जॉब देने से भेदभाव नहीं करेगा। 16(3) में बोल दिया गया रेसिडेंस के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, अर्थात जो पार्लियामेंट है वो लॉ के माध्यम से ये बोल सकती है, लॉ के माध्यम से प्रोवाइड करा सकती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर जॉब है इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को मिलेगी या इस पर्टिकुलर एरिया के रेसिडेंट्स को मिलेगी। ये जॉब हिमाचल वालों के लिए है, ये जॉब हरियाणा वालों के लिए है, बाकी नहीं इसको फुलफिल कर सकते, इसको नहीं भर सकते। ऐसा हो सकता है, दैट इज अलाउड। 16(3) में पावर दी गई है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट करेगी लॉ बना के, ऐसा बाकी कोई नहीं कर सकता। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन मेक अ ग्राउंड, रेसिडेंस इज अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वुड नॉट बी अगेंस्ट आर्टिकल 16। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(4) बात क्या करता है कि 16(1), 16(2), 16(3), 16(1), 16(2) में बेसिकली जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि स्टेट भेदभाव नहीं करेगा जॉब्स देने में। 16(4) बोलता है कि SC, ST और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन दी जा सकती है, उनके लिए स्पेशल सीट्स रखी जा सकती हैं, ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। अगर कोई सीट निकलती है और बोल दिया गया इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग इसको फिल करेंगे, बाकी नहीं कर सकते, तो 16(4) में किया जा सकता है, ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। रिजर्वेशन हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ दी गई है, कहाँ से पता चलता है रिजर्वेशन है, तो आर्टिकल 15 क्लोज 4 जो पहले पढ़ा और आर्टिकल 16 क्लोज 4 जो अब बता रहा हूँ, इन दोनों आर्टिकल्स में रिजर्वेशन दी गई है हमारे SC ST को, हमारे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन देने की बात की गई है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम यही प्रोविज़न, इतने ही आर्टिकल थे, जो आर्टिकल 16 के जो पॉइंट्स थे वो इतने ही थे। हुआ क्या, कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, सॉरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ एक केसेस आए। एक केस था हमारा 1963 के राउंड आया था, 1963-4 के राउंड आया था, MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। एक ये केस था, ध्यान से मेरी बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक केस था MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, और दूसरा जो केस था वो 1995 का केस था, 1994-5 का केस था, इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1993-4 का केस था, इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मंडल कमीशन केस, इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 मंडल कमीशन केस इसको बोलते हैं। इन दोनों केसेस की वजह से हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में आर्टिकल 16 में 16(4)A नया आ गया और 16(4)B नया आ गया, पहले ये नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो हमारी रिजर्वेशन है वो टोटल रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकती, 50% से एक्सीड नहीं कर सकती। सबसे पहले MR बालाजी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। इंदिरा सहाने केस आया, इंदिरा सहाने के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात को रिपीट किया कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन किसी भी हालत में हम दे ही नहीं सकते, मैक्सिमम 50% लिमिट है, इससे ऊपर रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। हमारे देश में इस टाइम पे कितनी रिजर्वेशन है, 15% जो है वो ST लोगों के लिए है, 7.55% SC लोगों के लिए है, 27% जो वो OBC कैटेगरी के लोगों के लिए, टोटल मिला के 49.5% बनती है। 50% से ऊपर रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते। किसको नहीं दे सकते? SC ST सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को नहीं दे सकते। जो EWS है, जो 10% का कोटा दिया है मैक्सिमम, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, वो SC ST सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नहीं आती वो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टूडेंट्स इन केस में ऐसा बोल दिया। इंदिरा सहाने का केस जिसमें बोला गया, दो बातें बोली गई मेन, जिनके वजह से ये दो आर्टिकल आए। पहली बात बोली गई कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, नो रिजर्वेशन कैन बी गिवन इन प्रमोशन। इंदिरा सहाने 1993 के केस में बोला गया प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात इंदिरा सहाने के केस में बोली गई कि
50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने खड़ी हो गई। पहली प्रॉब्लम, रिजर्वेशन कैसे दें प्रमोशन में? सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो तो लॉ बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। आर्टिकल 141 बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो लॉ है, उसको मानना पड़ेगा। उसके अवहेलना करोगे तो कंटेम्प्ट माना जाएगा, आपके ऊपर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलेंगी। तो गवर्नमेंट क्या करती? तो गवर्नमेंट ने कानून का सहारा लिया और अमेंडमेंट पास करी। गवर्नमेंट ने क्या किया? 77th अमेंडमेंट पास करी 1995 में। 1995 में 77वीं अमेंडमेंट पास करी। 77वीं अमेंडमेंट पास की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने 1995 में। इस अमेंडमेंट के जरिए 16(4)A ऐड कर दिया और इसमें लिख दिया कि भाई गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को कोई भी नहीं रोक सकता क्या करने से? प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से। इंदिरा साहनी केस को यहाँ पे रिवर्ट बैक कर दिया गया, उल्टा कर दिया। इंदिरा साहनी केस में बोला था प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती, इसमें बोल दिया गया 16(4)A में अमेंडमेंट ला के बोल दिया गया कि रिजर्वेशन दी जा सकती है प्रमोशन में भी। अब इंदिरा साहनी में एक और बात बोली थी, 50% से ऊपर जो है वो रिजर्वेशन हो ही नहीं सकती। लेकिन हो क्या रहा था, बहुत बार जो SC ST की रिजर्वेशन थी वो 70% बढ़ जाती थी, 80% बढ़ जाती थी। कैसे बढ़ती थी मैं बताता हूँ। पहले साल SC ST कम्युनिटी के लिए पोस्ट निकली 2 मान लो, और दोनों पोस्ट खाली रह गई, हमें एक एलिजिबल कैंडिडेट मिला ही नहीं। अगले साल फिर से SC ST के लिए 2 पोस्ट और निकल गई, अब ये 4 पोस्ट होगी, फिर से कोई नहीं मिला हमें बंदा, फिर से बाद में खाली रहेगी पोस्ट। फिर जितनी बार पोस्टें क्या होती हैं, बैक जो पोस्टें हैं वो अगले बार में क्या होती हैं, वो मिल जाती हैं। तो हो गई एक बार मान लो 16 पोस्टें SC ST के लिए, टोटल 17 थी, एक जनरल के लिए 16 जो थी वो SC ST के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो गई। क्या प्रॉब्लम अराइज हुई कि 50% से ज़्यादा हम रिजर्वेशन दे नहीं सकते, और यहाँ पे तो रिजर्वेशन हमारी 90% के अबाउट पहुँच गई, तो कैसे क्या करें? तो इसका सामना करने के लिए इंदिरा साहनी के हिसाब से, तो इंदिरा साहनी में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी उसके हिसाब से 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती, ये गलत है। पर इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया? इसको ख़त्म करने के लिए 2000 में कौन सी अमेंडमेंट पास की गई? 81st अमेंडमेंट पास की गई और 16(4)B ऐड किया गया। इसमें बोल दिया गया कि जब बैकलॉग वैकेंसीज की बात आती है, अर्थात जो पीछे से वैकेंसीज आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, तो इस केस में जो 50% वाली जो सीलिंग लिमिट है उसको नहीं देखा जाएगा। 50% की सीलिंग लिमिट जो है वो बैकलॉग वैकेंसीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद 16(5) और 16(6), 16(5) और 16(6). 16(5) तो इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं है, ये बात करता है बेसिकली रिलीजियस को लेकर कि कुछ मंदिर होते हैं जिसमें पुजारी जो हैं वो एक के बाद उसका बच्चा पुजारी बनता है, उनके अपने ही सिस्टम्स होते हैं, तो उनके लिए वो भेदभाव नहीं माना जाएगा यहाँ पे। अर्थात अगर कोई एक व्यक्ति है उसके बाद उसका बच्चा पुजारी वहाँ बन रहा है उस ट्रस्ट में, तो वो अलाउड है, वो 16(1) में किसी रिलीजन जाति के आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये 16(5) ये बोलता है। और 16(6) क्या बोलता है जी? 16(6) हमारा अभी रिसेंटली आया है 103rd अमेंडमेंट के जरिए 2018 में जब 15(6) आया था तभी 16(6) आया था। इसमें बोला गया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को हम लोग 10% तक की रिजर्वेशन दे सकते हैं, ये हमारे 16(6) में बोला। अब आर्टिकल 17 की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्तों आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, समानता का अधिकार बात करता है, उसमें आर्टिकल 17 और 18 बचते हैं। आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अर्थात छुआछूत की समाप्ति। हमारे आर्टिकल 17 ने हमारे देश में छुआछूत को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। आर्टिकल 17 में बताया गया है कि कोई भी देश में छुआछूत नहीं फैला सकता। पहले क्या होता था? छुआछूत की जाती थी, नीच जात के लोगों को अपने साथ बैठाकर खाना नहीं खिलाया जाता था, मंदिरों में जाने की मनाही थी उनके लिए, रेस्टोरेंट में वो नहीं जा सकते थे, कुएं में पानी नहीं भर सकते थे, छुआछूत मानी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आर्टिकल 17 ने छुआछूत को बिल्कुल खत्म कर दिया है, और अगर कोई छुआछूत करता है तो यहाँ तक कि पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, स्टेट को पावर दी गई है कि वो लॉ बनाकर छुआछूत करने वालों के लिए पनिशमेंट भी डिटरमाइन कर सकती है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लॉज बने हैं। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का बना है, सिविल
लिबर्टीज़ एक्ट 1955 का बना है, बहुत से एक्ट बने हैं जो इसी आर्टिकल के साथ लिंक करते हैं। अब लास्ट आर्टिकल 18 जो बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की, टाइटल्स अर्थात उपाधियों की समाप्ति। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि 18(1) में साफ साफ बोल दिया कि कोई भी पर्सन किसी प्रकार की उपाधि नहीं रखेगा एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, अर्थात अगर किसी को डॉक्टर साहब बोला जाता है क्योंकि उसने PhD करी हुई है, या मिलिट्री उसे कर्नल बोला जाता है, उसे कोई हम मिलिट्री उसे कोई रैंक देते हैं तो ये अलाउड है, दैट इज़ अलाउड। भारत रत्न किसको मिलता है, दैट इज़ अलाउड। लेकिन मिलिट्री डिस्टिंक्शन और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा हम लोग किसी प्रकार का टाइटल अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। जैसे पहले केसरे हिंद ऐसे ऐसे टाइटल लगते थे, अब ये टाइटल हम अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। टाइटल्स एबोलिश हो गए हैं, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स हो चुका है। अब आर्टिकल 18(2) बोलता है कि कोई भी सिटीजन जो है वो फॉरेन कंट्री से किसी प्रकार का टाइटल नहीं लेगा, अर्थात इंडिया का सिटीजन है, फॉरेन कंट्री का कि गवर्नमेंट हमारी इंडिया के सिटीजन को कोई टाइटल देती है, वो टाइटल स्वीकार नहीं करेगा, उस टाइटल को स्वीकार ही नहीं करना। टाइटल हमारे देश में खत्म हो गए हैं एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। अगला आता है 18(3), वो बात करता है कि जो भी नॉन सिटीजन है, अर्थात हमारे इंडिया का सिटीजन नहीं है, दूसरी कंट्री का सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ऑफिस होल्ड कर रहा है, प्रॉफिट का ऑफिस होल्ड कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर काम कर रहा है, तो वो फॉरेन कंट्री से कोई भी उपहार नहीं लेगा बिना प्रेसिडेंट की सहमति के। जब तक हमारे भारत के प्रेसिडेंट जो है वो सहमति नहीं देते कि जी हाँ आप फॉरेन कंट्री से उपहार ले लो, तो उपहार ले सकता है, अदरवाइज वो उपहार नहीं ले सकता। उसी प्रकार आर्टिकल 18 क्लोज 4 जो लास्ट है वो यही बोलता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो भी फॉरेन कंट्री से कोई उपहार नहीं लेंगे बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के। 18 क्लोज 3 में तो बोला था कि जो नॉन सिटीजन है, इंडिया का बंदा नहीं है, दूसरी कंट्री का बंदा है, पर इंडिया के अंडर वो जॉब कर रहा है, बहुत से जॉब्स हमारी फॉरेन कंट्री के लोगों को मिलती हैं, नेपाल भूटान के लोगों को मिलती हैं, और भी लोग बहुत सारे होते हैं, तो वो हमारे देश के प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना दूसरी कंट्री का उपहार स्वीकार नहीं कर सकता, प्रेजेंट गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकता। और 18(4) में बोल दिया इंडियन ऐसा नहीं कर सकते, अर्थात फॉरेन कंट्री का उपहार प्रेजेंट स्वीकार नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना, असेंट के बिना, उसकी अनुमति के बिना। तो यह हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक खत्म हो गए फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी। अब शुरू करते हैं हम फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19, 20, 21, 22 इन 4 आर्टिकल्स में दिया गया है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम की बात करूं तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक इसमें कवर किए जाते हैं। आर्टिकल 19 में बेसिकली हमें कुछ एक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कुछ एक फ्रीडम्स हमें दी गई हैं, जिसमें 6 प्रकार की फ्रीडम्स हमें दी गई हैं, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, असेंबली बनाने की स्वतंत्रता, इंस्टीट्यूशन बनाने की स्वतंत्रता, चलने की स्वतंत्रता, बिजनेस करने की स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रताएं हमारी, ऐसी फ्रीडम्स हमारे आर्टिकल 19 में दी गई हैं। 19(1)(a) से लेकर 19(1)(b), 19(1)(c), D, E, F, G तक हमारे पास स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन ये जो स्वतंत्रताएं हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात आपको स्वतंत्रताएं तो दी गई हैं और इसके साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं, अर्थात आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे कि आप कोर्ट के ऑर्डर के अवहेलना कर दो, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दो। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप किसी की डेफामेशन, किसी की बेइज्जती कर दो। तो कुछ एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी उन स्वतंत्रताओं के ऊपर लगाई गई हैं, फ्रीडम्स के ऊपर लगाई गई हैं। तो अभी शुरू करते हैं, एक एक स्वतंत्रता पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का सब क्लोज जो ए है वो बात करता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमारे भारत में सभी नागरिकों को बोलने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। यहाँ पे आपको बता दूं, आर्टिकल 19 केवल नागरिकों को मिला हुआ है, आउटसाइडर्स को नहीं मिला है, एलियंस को नहीं मिला है। आर्टिकल 15, 19, 20, 29, 30 ये 5 आर्टिकल्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स केवल सिटीजन्स को मिले हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिले हैं। तो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके पास राइट है कि वो स्पीच कुछ भी बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें हमारा सोशल मीडिया भी आ जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, टीवी, रेडियो, टेलीविजन, कोई मूवी बना के, कोई कॉमेडी बना के, कोई वीडियो बना के, कोई गाना गा के, किसी भी प्रकार से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो।
ये हमें आर्टिकल 19(1)(a) में बोला गया है। लेकिन हाँ, ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें आर्टिकल 19(2) में, आर्टिकल 19(2) याद रखो, ये दोनों इकट्ठे चलेंगे। आर्टिकल 19(1)(a) और इसकी रेस्ट्रिक्शन 19(2) में दी गई है। क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कंट्री की प्रभुसत्ता, अखंडता के ऊपर कोई नुकसान आता है। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे हमारी कंट्री जो है वो अखंड भारत को आप तोड़ना चाहते हो या उसकी सॉवरेनिटी को आप छेड़ते हो, आप नहीं कर सकते। दूसरी है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो हमारी इंडिया की सिक्योरिटी अगेंस्ट हो। आप बोल कर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हमारी आर्मी कहाँ कहाँ है, हमारे ऑफिसर्स कहाँ कहाँ हैं, हमारे पास कितने लड़ाकू जहाज हैं। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा हो। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे हमारे जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं फॉरेन कंट्री के साथ वो खत्म हो जाएं, वो टूट जाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है बोलो, लेकिन ऐसा कुछ मत बोलो जिससे हमारे रिलेशन फॉरेन कंट्री के साथ खराब हो जाएं। पब्लिक ऑर्डर, ऐसा ही मत बोलना जिससे पब्लिक ऑर्डर जो मेंटेन है वो खत्म हो जाए, लोग आपस में लड़ पड़े। एक व्यक्ति खड़ा होता है, हिंदू मुस्लिम दोनों को आपस में भड़काता है और बोलता है मेरे पास बोलने का अधिकार है। नहीं, उसके पास ये बोलने का अधिकार नहीं है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। आप पब्लिक ऑर्डर को खत्म नहीं कर सकते। डिसेंसी, डिसेंसी मतलब मोरालिटी, मतलब हमारे देश की जो एक हमारा डिसेंसी मतलब मोरालिटी। आप आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते, अश्लील नहीं बोल सकते जिससे हमारे देश की जो डिसेंसी है, महिलाओं की जो डिसेंसी है, मोरालिटी है, वो खत्म होती हो। मोरालिटी इसी में आ जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हो, कोर्ट की बेइज्जती नहीं कर सकते आप कोर्ट के अगेंस्ट कुछ ऐसी बातें नहीं बोल सकते जिससे कोर्ट की अखंडता खत्म हो जाए। डेफामेशन। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे किसी की बेइज्जती हो। आप किसी को चोर नहीं बोल सकते, बोलने का अधिकार आपको है। कोई चोर नहीं, आप उसको चोर बोलते हो, पूरी सोसाइटी में उसकी आपने बेइज्जती कर दी, आप नहीं कर सकते। बोलने के अधिकार के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। और लास्ट है इनसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं डेफामेशन की बात कर रहा हूँ तो अगर कोई सच में चोर है, आप उसको चोर बोलते हो, ये डेफामेशन नहीं होती। डेफामेशन का मतलब है कोई आपने झूठ ही किसी के बारे में कुछ बोल दिया। तो अगर कोई सच में चोर है वो तो आप बोल सकते हो, लेकिन कोई चोर नहीं है, कोई बिल्कुल सही व्यक्ति है और आप उसको चोर बोल रहे हो, सोसाइटी में उसकी आप रेपुटेशन खराब कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बोल रही है मुझे बोलने का अधिकार है। लास्ट है इनसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। आपको बोलने का अधिकार है पर आप बोल के ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि लोग जो है वो क्राइम करने पर उतर आए, या आप किसी को भड़का नहीं सकते बोल कर कि वो बंदा किसी का मर्डर कर दे। नो। तो ये हमारा आर्टिकल 19(1)(a) में पहली स्वतंत्रता दी गई है, उसकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब आर्टिकल 19(1)(b) में जो स्वतंत्रता दी गई है उसको पढ़ते हैं और उसकी रेस्ट्रिक्शंस को पढ़ते हैं। अच्छा है रेडी। अब मेरे दोस्तों अगर मैं आर्टिकल 19(1)(b) की बात करूं, वो बात करता है राइट टू फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हमारे भारत के सभी नागरिकों के पास राइट है कि वो पीसफुल असेंबली बना सकते हैं, लेकिन हाँ वो असेंबली बिना किसी आर्म्स, बिना किसी हथियारों के होनी चाहिए। आप इकट्ठे होकर धरना दे सकते हो, आप इकट्ठे होकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, आप जुलूस निकाल सकते हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। आप अब आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट अगेंस्ट सिलेंडर की कीमत बढ़ रही है, धरने देते हैं, किसान धरने दे रहे हैं जो लॉज को वापस लेने के लिए बोल रहे हैं। तो ये धरना देने का राइट हमें आर्टिकल 19(1)(b) में दिया गया है, हमें स्वतंत्रता मिली है। लेकिन हाँ ये स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लोज 3 के सब्जेक्टिव है, अर्थात आर्टिकल 19 क्लोज 3 में कुछ रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपको असेंबली बनाने का राइट है, लेकिन आप ऐसी असेंबली नहीं बना सकते जो देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो। आप असेंबली बनाकर इंडिया को तोड़ने की बात नहीं कर सकते, असेंबली बनाकर इंडिया की सॉवरेनिटी को खत्म करने की बात नहीं कर सकते। आप असेंबली तो बना सकते हो पर असेंबली बना के पब्लिक ऑर्डर को खत्म करने की बात नहीं कर सकते। 50 बंदे इकट्ठे हो गए, किसके घर में गए और तोड़ मार कर दी, नहीं आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है आर्टिकल 19 क्लोज 3 में। मोरालिटी के अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। आप असेंबली बना सकते हो पर असेंबली बनाकर आप देश में जो मोरालिटी है उसको खत्म नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज C की स्वतंत्रता के साथ उसकी रेस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं।
अब आर्टिकल 19(1)(c) में बोला गया है कि सभी को राइट है कि वो एसोसिएशन बना सकते हैं, उनको फ्रीडम है, वो एनजीओ बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, सोसाइटीज़ बना सकते हैं। लेकिन हाँ, आर्टिकल 19(4) में इसकी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दे दी गई। आप एसोसिएशन बना सकते हो, पर ऐसा एसोसिएशन नहीं बना सकते जो देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हो, जो देश में पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट हो, जो मोरालिटी के अगेंस्ट हो। इसी प्रकार से आर्टिकल 19(1)(d) की मैं बात करूं तो वो बात करता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया की जितनी टेरिटरी है 19(1)(d) ये बात करता है फ्रीली आप मूव कर सकते हो इंडिया में कहीं भी, पूरे इंडियन टेरिटरी में आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी स्टेट में भी जा सकते हो, आपका राइट है 19(1)(d) में। और 19(1)(e) में आपको स्वतंत्रता दी गई है टू रिसाइड एंड सेटल्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। क्या बोला मैंने आपको? आर्टिकल 19(1)(d) में बोल दिया गया आप पूरे इंडिया में जहां मर्जी घूमो, आपको स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक नहीं सकता घूमने से। और 19(1)(d) में बोल दिया पूरे इंडिया में जहां मर्जी जाके सेटल हो जाओ, वहां बिजनेस शुरू करो, वहीं पे सेटल हो जाओ, आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आपने देखा होगा बहुत बार हिमाचल प्रदेश में बाहर का व्यक्ति कोई जमीन नहीं ले सकता। क्यों? किन्नौर में, हिमाचल प्रदेश का एरिया किन्नौर है, वहाँ पे बाकी जो एरिया के लोग हैं वो भी ज़मीन नहीं ले सकते, हिमाचली वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो अब हम आर्टिकल 19 क्लोज 5 में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उनको पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19(5) में आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 19(1)(e) दोनों की रेस्ट्रिक्शंस एक ही आर्टिकल में दी गई हैं। आर्टिकल 19(1)(d) जो है 19(1)(d) वो बात करता है आप जहाँ मर्जी घूम सकते हो, और 19(1)(e) बात करता है आप जहाँ भी सेटल हो सकते हो। लेकिन हाँ, 19(5) में बोला कि ये जो राइट है वो सब्जेक्ट टू जनरल इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट को देखकर, अर्थात आपको वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा जहाँ पे आपके लिए खतरा हो, आपको जाने से रोका जा सकता है वहाँ पे। या दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST को, प्रोटेक्शन ऑफ ST शेड्यूल्ड ट्राइब, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको रोका जा सकता है। तभी तो जो हिमाचल के लोग हैं वो खुद जाके किन्नौर में ज़मीन नहीं ले सकते। क्यों? कि वहाँ पे ST शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, तो वहाँ पे ज़मीन नहीं ली जा सकती, आप वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते। तो जनरल इंटरेस्ट को ले लो या प्रोटेक्शन ऑफ ST को ले लो, इसके लिए हम किसी को रोक सकते हैं। अब लास्ट जो हमारी फ्रीडम दी गई है वो 19(1)(g) में दी गई है, प्रोटेक्शन प्रोफेशन, बिजनेस एंड ट्रेड करने का राइट। आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ये है कि एक तो जनरल पब्लिक, एक तो यही आ जाएगी 19(6) में दी हुई है, एक तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के लिए आपको रोका जा सकता है, मतलब आपको बिजनेस करने का राइट है, लेकिन आप भांग नहीं बेच सकते, आप ड्रग नहीं बेच सकते, जनरल पब्लिक के अगेंस्ट हो जाएगा ये काम। और दूसरा है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपको बिजनेस करने का, प्रोफेशन का, ट्रेड का राइट है, पर हाँ गवर्नमेंट कोई क्वालिफिकेशन भी डिसाइड कर सकती है। आप अगर क्वालिफाई होंगे तभी आप वो बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको अगर आपने मेडिकल शॉप करनी है आपको फार्मासिस्ट बनना पड़ेगा, फार्मेसी करनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो कुछ एक क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो आर्टिकल 19 हमारा पूरा खत्म हो गया। अब आर्टिकल 20 को अच्छे से पढ़ते हैं। तो अब हम आर्टिकल 20 को अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना मेरे दोस्तों। इस आर्टिकल में 3 क्लोजेज है, आर्टिकल क्लोज 21, 22, 23, और तीनों क्लोजेज में क्या बोला गया है ध्यान से सुनना। आर्टिकल 20 क्लोज 1 हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। आर्टिकल 20 क्लोज 1 में हमें प्रोटेक्शन दी गई है, हमें राइट दिया गया, राइट टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। 22 में हमें प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट डबल जियोपार्डे, और 23 में हमें प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। मेरे दोस्तों एक एक करके फटाफट इनको कवर करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, आर्टिकल 20 क्लोज 1 बोलता है कि जितने भारत के सिटीजन्स हैं, भारत के लोग हैं, उन सभी को बचाया जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज से। अब आप बोलोगे जी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या होते हैं? मेरे दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब होता है एक ऐसे लॉ जो किसी इंसिडेंट के होने के बाद बनाए जाते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनना।
मान लो एक व्यक्ति आज मास्क लगाकर नहीं बाहर जा रहा, वो बिना मास्क के बाहर जा रहा है। आज तो मास्क लगाना नहीं लगाना कोई ऑफेंस नहीं है। कल को मान लो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और बोल दिया कि मास्क लगाना जरूरी है, जो मास्क नहीं लगाएगा वो ऑफेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लॉ बनाया गया बाद में वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होगा। क्यों? क्योंकि मास्क लोग पहले नहीं लगा रहे थे, वायलेशन लोग कर रहे थे, पहले नहीं लगा रहे थे, पर जब लॉ बना उसके बाद अब वो ऑफेंस हो गया। तो जो लोग पहले मास्क नहीं लगा रहे थे, अगर हम उन लोगों को भी पनिश करना शुरू कर दें कि भाई लो आज बना लेकिन 10 दिन पहले तूने मास्क नहीं लगाया था, कैमरे में दिख रहा है तू भी बिना मास्क के था, तू भी बिना मास्क के था, तुम सभी को पनिशमेंट मिलेगी, तो ये तो रीजनेबल नहीं है, ये तो जस्ट नहीं है, ये तो सही नहीं है। मतलब अगर हमने कोई एक्ट कर दिया उस टाइम पे वो एक्ट करना ऑफेंस नहीं है, बाद में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उस एक्ट को करना ऑफेंस बना दिया, तो जिस बंदे ने उस लॉ को बनाने से पहले एक्ट किया था उस बंदे को तो उस लॉ के अनुसार गवर्न नहीं करना चाहिए हमें। यही बोलता है आर्टिकल 20 क्लोज 1। आर्टिकल 20 क्लोज 1 क्या बोलता है कि ये हमें बचाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से, ये हमें बचाता है पीछे से एप्लीकेबल होने वाले लॉ से, ये हमें बचाता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से। अब यहाँ पे एक और बात हो सकती है, मान लो आज मैं चोरी करता हूँ, चोरी करने की 3 साल की सजा है, बंदे ने आज चोरी करी, 3 साल तक की सजा है उसको। 4 दिन के बाद क्या हुआ, अमेंडमेंट आई और चोरी की सजा बढ़ा के 10 साल कर दी गई। अब जिस बंदे ने जब चोरी करी थी उस टाइम 3 साल की सजा थी, पर अभी तक उसका ट्रायल चला हुआ है, अब वो सजा 10 साल हो गई है, तो उसके ऊपर कौन सी सजा एप्लीकेबल होगी, 4 साल वाली या 3 साल वाली या 10 साल वाली। तो आर्टिकल 20 क्लोज 1 के अनुसार जिस टाइम उसने चोरी करी थी उस टाइम जो सजा थी 3 साल वाली वही उसके ऊपर लागू होगी, ना कि 10 साल वाली जो बाद में बढ़ाई गई। अर्थात आर्टिकल 20 क्लोज 1 हमें बचाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मतलब होता है वो लॉ जो रेट्रोस्पेक्टिव चलते हैं, वो लॉ जो किसी इंसिडेंट के होने के बाद बनाए जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे YouTube की प्लेलिस्ट में जाएं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, वहाँ अच्छे से मैंने एक वीडियो 20-30 मिनट की डिटेल में विद केस लॉ विद एवरीथिंग मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। दूसरा आर्टिकल 20 क्लोज 2 बोलता है डबल जियोपार्डी, अर्थात ये हमें बचाता है डबल जियोपार्डी से। इसका मतलब होता है अगर एक व्यक्ति ने एक क्राइम किया, उसको सजा मिल गई, उसने सजा पूरी कंप्लीट कर ली, अब दोबारा से उसी क्राइम के लिए उसको सजा नहीं मिल सकती। ये आर्टिकल जो है ये वाला ये बेस करता है एक मैगजीन के ऊपर जिसका नाम है नैमो डिबेट बिस बेक्सारी, अर्थात नो वन कुड बी या शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर सेम क्राइम। एक क्राइम के लिए एक बंदे को एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, तो एक बंदे को हम एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं दे सकते एक ही क्राइम के लिए। और तीसरा आर्टिकल 20 क्लोज 3 है, वो बात करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, अर्थात किसी बंदे को हम उसी के अगेंस्ट गवाह नहीं बना सकते। एक बंदा है उसके ऊपर रोप लगा, उसने मर्डर किया है, अब हम उसको मार रहे हैं, तू बोल तूने मर्डर किया है, तू बोल तूने मर्डर किया है, हम ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 क्लोज 3 हमें प्रोहिबिट करता है, हम किसी बंदे को उसके अपने अगेंस्ट उसको गवाह नहीं बना सकते, जबरदस्ती उसको अपने अगेंस्ट वो गवाही दे, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये हमें आर्टिकल 20 में ये राइट्स दिए गए हैं। अब आर्टिकल 21 को अच्छे से पढ़ते हैं। अब आर्टिकल 21 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट्स है, जिसकी जो स्कोप है वो 1950 से लेके अब तक इतनी से इतनी हो गई है। अर्थात आर्टिकल 21 में लाखों राइट्स, हजारों राइट्स इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स को देकर उस राइट को पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 21 बेसिकली बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मेरे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 में हमें जीने का अधिकार दिया गया है, हमें लिबर्टी का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये जो जीने का अधिकार है, ये लिबर्टी का अधिकार है, इसको कर्टेल भी किया जा सकता है। और वो कैसे कर्टेल किया जा सकता है? वो कर्टेल किया जा सकता है एक प्रोसीजर के माध्यम से जो लॉ ने इस्टेब्लिश किया हो। यहाँ पे आपको बता दूं ये जो टर्म है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने कनाडा से लिया है, यह हमने कनाडा से लिया है, अमेरिका से नहीं।
फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिए हैं, पर ये जो टर्म है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने कनाडा से प्रभावित होकर लिया है। अमेरिका में जो टर्म यूज होती है वो यूज होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने टर्म नहीं ली, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज ऑफ आवर कंट्री हमें क्या लेना पड़ा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टर्म हमें लेनी पड़ी। यहाँ पे आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार दिया गया है, लेकिन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लाखों बहुत सारे हजारों राइट्स इसमें डाल दिए हैं। जीने का अधिकार मतलब स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार, मतलब जीने के अधिकार में, और इसमें राइट्स में क्या क्या आ जाएंगे हमारे, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद ह्यूमैनिटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू फ्रेश इन्वायरमेंट, ये सारे राइट्स इसमें आ गए हैं। अर्थात ये राइट हमें एक्सप्रेसली नहीं दिए गए हैं, पर आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला टाइम टू टाइम ये 21 में आते हैं। लेकिन ये जितने भी राइट्स हैं वो डिप्राइव पर्सन को हम उसे उन राइट्स से बंदे को कर सकते हैं। कैसे, एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के माध्यम से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का माध्यम मतलब क्या है, हमें राइट टू लाइफ है, पर एक बंदे ने मर्डर किया तो उसको तो अरेस्ट करेंगे ना, उसकी लाइफ को कटेल करना पड़ेगा। एक बंदे ने रेप किया, फांसी उसको देनी पड़ेगी। उसने सेडिशन किया, उसने देश के ऊपर अटैक किया, फांसी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक लॉ ने हमें प्रोसीजर बताया है, उसके माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 21 बोलता है। अब आर्टिकल 22 की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 में हमें संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं, एक अरेस्टेड पर्सन को, जिसको अरेस्ट किया जाता है, उसके क्या राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली दिए गए हैं, हमारे सीआरपीसी में भी दिए गए हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट है। अर्थात इन राइट्स का वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जा सकता है। आर्टिकल 22 का जो पहला क्लोज है वो ये बोलता है, हम जिस भी बंदे को अरेस्ट करते हैं हमें उसको अरेस्ट करने के ग्राउंड्स उसको बताने पड़ेंगे कि हमने उसे अरेस्ट क्यों किया है, उसको गिरफ्तार क्यों किया है, उसने क्राइम क्या किया है, ऑफेंस क्या किया है, उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और दूसरा, जिस भी बंदे को अरेस्ट किया जाएगा उसको हम बोलेंगे कि भाई तेरे पास राइट है, तू एडवोकेट के माध्यम से अपना केस लड़ सकता है, लीगल कंसल्ट कर सकता है किसी प्रैक्टिशनर को, और उसके माध्यम से केस फाइट कर सकता है। आप ये राइट दिया है, किसको राइट दिया गया है, ये राइट ये आर्टिकल 22 में दिया गया है सभी भारतीय नागरिकों को, फॉरेनर्स को भी, कि वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को पता चले, वो कंसल्ट कर सके अपने एडवोकेट के साथ। और आर्टिकल 22 क्लोज 2 में बोला गया है कि जिस भी बंदे को अरेस्ट किया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर पेश नहीं करते हैं तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे 22 क्लोज 3 में बोल दिया गया कि ये जो राइट्स हमने ऊपर बताए, कौन से राइट, अरेस्ट के ग्राउंड बताने का राइट, अरेस्ट के बाद लीगल प्रैक्टिशनर से सलाह लेने का राइट, केस लड़ने का राइट, या फिर 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करने का राइट, ये जो राइट है ये नहीं मिलेंगे। किसको नहीं मिलेंगे, एलियन एनिमी, पहली एलियन एनिमी, अर्थात जिसके साथ इंडिया का युद्ध चला हुआ है, वॉर चला हुआ है, और उनके बंदे हमने अरेस्ट किए। अब उन बंदों को अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर हमें पेश करने की जरूरत नहीं है, उनको ये राइट देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, वो बंदा जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंडर हम गिरफ्तार करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है एक ऐसी डिटेंशन जो किसी क्राइम को होने से रोकने के लिए डिटेंशन करी जाती है। इसके लिए बहुत सारे लॉ बने हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बने हैं, सिक्योरिटी एक्ट बने हैं, बहुत सारे, हमारा टाडा, हमारा पोटा, हमारा बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो इससे डील करते हैं। तो अगर किसी बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर गिरफ्तार किया जाता है उसको भी आर्टिकल 22 के राइट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको बता दूं, आर्टिकल 22 में एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है कि अगर हम किसी को प्रिवेंटिवली डिटेन भी करते हैं, मतलब केवल शक के आधार पर कि ये क्राइम कर सकता है, तो क्राइम ना करे इसलिए उसको डिटेन कर लिया, उसे भी मैक्सिमम 3 मंथ तक की जेल में रखा जा सकता है। उसके बाद अगर जेल में रखना हो तो प्रॉपर प्रोसीजर है, एडवाइजरी बोर्ड को अपॉइंट करके उसकी परमिशन लेने का आर्टिकल 22 के हिसाब से। तो आर्टिकल 22 हमारी ये बात करता है। तो हमारा राइट टू इक्वलिटी भी हो गया आर्टिकल 14 से 18, हमारा राइट टू फ्रीडम भी हो गया 19 से 22। अब पढ़ेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। अब मेरे दोस्तों हम शुरू करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 आता है और 24 आता है। दोनों आर्टिकल मिलके कौन से राइट देते हैं हमें, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
इसमें इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक आर्टिकल हमारा 21A है जो रह गया, 21A, जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था, ये शुरू में नहीं था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये कब आया? ये 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, उसके जरिए इस राइट को लाया गया था, जिसके हिसाब से हमारे भारत के जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र के हैं, उन सभी को एजुकेशन देने का स्टेट की ड्यूटी बनती है, वो दे, उनके पास राइट है, उनको एजुकेशन मिले। तो ये हम बीच में शूट किया था, मैंने आपको भी बता दिया, थोड़ा सा देख लें इसको भी। अब हम शुरू करेंगे आर्टिकल 23 क्या बोलता है? 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर एंड बेगार। बेसिकली आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है कि हम ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। ट्रैफिकिंग मतलब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। क्यों भेजना? प्रोस्टिट्यूशन के लिए। क्यों भेजना? प्रोस्टिट्यूशन के लिए। क्यों भेजना? उनसे कुछ भीख मंगवाने के लिए। हम बच्चों का, ह्यूमन बीइंग्स का हम ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, यहाँ से वहाँ उनको नहीं भेज सकते, उनका ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। हम बेगार, बिना पैसों के उनसे काम भी नहीं करवा सकते। इंडिया के लोगों से बिना पैसों के हम काम नहीं करवा सकते, किसी से भी। अगर करवाते हैं तो हम आर्टिकल 23 की अवहेलना कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। और हम किसी प्रकार का फोर्स लेबर भी नहीं करवा सकते। मतलब कोई बंदा है, कोई काम नहीं करना चाहता और जबरदस्ती उसको बोल रहे हैं तो ये काम कर, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। लेकिन 23 में बोला गया है कि अगर हमें देश की सिक्योरिटी के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है कि भाई देश को खतरा है और आप आओ और आकर आप अपनी सर्विसेज दो, तो आपको देनी पड़ेंगी। आप ये नहीं बोल सकते कि हम जबरदस्ती हमसे काम कराया जा रहा है, चाहे आपको पैसे ना दें, बेगार बिना पैसों के आपसे काम करवाएं, आपको करना पड़ेगा। देश की सिक्योरिटी की बात है, हाँ, सभी को करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 23 में ये बात बोली गई है। अब 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन इन वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। हम 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हजार्डस, जो खतरनाक फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे नहीं लगा सकते, उनको वहाँ पे काम नहीं करवा सकते। अगर करवाते हैं तो आर्टिकल 24 का हमने वायलेशन किया है। आर्टिकल 24 के बेस पर ही हमारे देश में एक एक्ट बना है जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। अब हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमारा आर्टिकल क्लियर हो गया। अब शुरू करेंगे हम रिलीजन का राइट। मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमने आर्टिकल 12 पढ़ लिया जो बात करता स्टेट की। आर्टिकल 13 पढ़ा, आर्टिकल 14 से 18 तक इक्वलिटी के राइट्स पढ़े, 19 से 22 स्वतंत्रता के राइट पढ़े, फ्रीडम के राइट्स पढ़े। अब हम उसके बाद हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार भी पढ़ लिया, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आर्टिकल 23-24 पढ़ लिया। अब हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। सभी भारत के नागरिकों को राइट दिया गया है कि वो फ्रीडम है कंसाइंस की। इसका मतलब क्या है कि वो अपने मन में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, किसी भी भगवान को मान सकते हैं, किसी भी इष्ट को मान सकते हैं। कंसाइंस का मतलब अपने मन में किसी के प्रति भी जो है वो निष्ठा रखना, सोच रखना, मानना किसी को भी। प्रोफेशन का मतलब है कि आप जिसको मन में मान रहे हो आप उसको लोगों को भी बता सकते हो, आप प्रोफेस कर सकते हो, आप लोगों को बता सकते हो कि भाई मैं इस भगवान को मानता हूँ, मैं इस देवी को मानता हूँ, इस धर्म को मानता हूँ। आप आराम से लोगों को प्रोफेस कर सकते हो, उसके बारे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका जिसको आप मानते हो, जिस धर्म को, उस धर्म की जो प्रैक्टिसेस है आप वो कर सकते हो। जैसे कि आप हिंदू हो तो आप मूर्ति पूजा करोगे, अग्नि पूजा करोगे, भगवान को खाना खिलाओगे, आप दिवाली मनाओगे, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप अगर मुस्लिम हो तो आप अजाम के लिए जाओगे, नमाज पढ़ोगे, आप बाकी जो प्रैक्टिसेस हैं आप वो करोगे। आप क्रिश्चियन हो तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो आप कर सकते हो, आपको अलाउड है, सभी को अलाउड है। और प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो मेरा ये रिलीजन है, लोगों को बोल सकते हो आप हमारे रिलीजन में आ सकते हो, उसको अपनाओ, फॉलो करो। हाँ, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। हमारा देश एक सेकुलर देश है, आपको पता है, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल्स हैं तभी तो दिए गए हैं।
सभी को धर्म की स्वतंत्रता है, सभी किसी को भी भगवान को मान सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने जो धर्म की है, और प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी आप करो, ये 3 रेस्ट्रिक्शंस के सब्जेक्टिव है। आर्टिकल 25 में 3 रेस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं, वो दी गई हैं पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। आप कुछ भी करो, धर्म की स्वतंत्रता आपको है, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, कुछ भी करो मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, किसी भगवान को मानो, किसी भी धर्म को मानो, हेल्थ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, सभी मंदिर बंद हो गए, सभी मस्जिद बंद हो गई, सभी गुरुद्वारे बंद हो गए। कोविड का टाइम था, हेल्थ लोगों की जरूरी थी हमें। लोग ये नहीं बोल सकते थे मैं मंदिर जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरा आर्टिकल 25 में राइट है भगवान की पूजा करने का, मैं इकट्ठा होके ये त्यौहार मनाऊंगा ही मनाऊंगा। हिंदुओं के बहुत सारे त्यौहार होते हैं, मुसलमानों के बहुत सारे त्यौहार होते हैं, क्रिश्चियंस के बहुत सारे, सिखों के बहुत सारे त्यौहार होते हैं, नहीं मना सकते। आप क्यों नहीं मना सकते? कोविड-19 फैला था, लोगों की हेल्थ खराब हो रही थी, इन्फेक्शन फैल रहा था। कोविड-19 एक ट्रांसमिटर डिजीज थी, लोगों को रोक दिया गया उनके घरों में। आर्टिकल 25 की अवहेलना नहीं हुई क्योंकि एक्सेप्शन में आ गया था। मोरालिटी अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो पास राइट है, पर आप पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ नहीं जा सकते। अर्थात मान लो कहीं पे धरना नहीं दे सकते, आप कहीं पे आप जा नहीं सकते, आप एक रिलीजियस रथ भी नहीं लेकर जा सकते। क्यों? कोविड-19 है, यहाँ पे जाओगे लोग इन्फेक्टेड होंगे, सभी इकट्ठे मिलेंगे, आप नहीं कर सकते, रोका जा सकता है आपको पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पर भी। अब 26, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। लोगों को रिलीजन को मानने की, प्रोपेगेट करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई पुजारी है, उसके पास बहुत सी ज़मीन है, उस पुजारी ज़मीन का वो ओनर है, ठीक है, वो उसका धर्म है, वो धर्म की अपने धर्म के अनुसार वो ऑनरशिप ली हुई है उसने, वो वहाँ पे मंदिर बना के बैठा है, लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है, कोई व्यक्ति ज़मीन ले सकता है रिलीजियस अफेयर के लिए, उसको मैनेज कर सकता है। तो आर्टिकल 26 में हमें रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का राइट दिया गया है। अब आर्टिकल 27 की मैं बात करूँ, इसमें क्या बोला गया है? फ्रीडम फ्रॉम पेइंग ऑफ टैक्सेस। आप टैक्स नहीं पे करोगे, किसी भी रिलीजन के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आपको टैक्स पे करने के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता। 27 आर्टिकल ये बोलता है आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता, किसी एक रिलीजन की प्रमोशन के लिए नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर आपसे कोई फीस ली जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई मंदिर है, वहाँ पे जाने की एंट्री है 40 रुपये, ये फीस है, जानो जाओ, नहीं जानो तो आपकी मर्जी है, जो फीस देगा वही अंदर जाएगा, ये अलाउड है। लेकिन हाँ, जबरदस्ती टैक्स इंपोज कर देना किसी एक रिलीजन की प्रमोशन के लिए, नो, 27 इसकी मनाही करता है। अब आर्टिकल लास्ट है 28, जो बात करता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें आप धर्म की एजुकेशन नहीं दे सकते, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप धर्म की एजुकेशन नहीं दे सकते, ये अलाउड नहीं है। आप कोई एजुकेशन है वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पढ़ रहे हैं, पर आप किसी एक धर्म का प्रचार वहाँ पे कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। आर्टिकल 28 इसको मना करता है। तो हमारे पास आर्टिकल 25 से 28 तक जो रिलीजियस राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स जो हमें दी गई हैं, वो हमारी ख़त्म होगी। अब शुरू करेंगे हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। तो मेरे दोस्तों, अब हम आर्टिकल 29 को पढ़ेंगे, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 29 और 30 दोनों आर्टिकल बेसिकली कल्चरल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। हमें पता है हमारे देश में रिलीजन के बेस पर बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे देश पे लैंग्वेज के बेस पे बहुत सारी माइनॉरिटीज़ हैं, तो उन माइनॉरिटीज़ की भी प्रोटेक्शन करनी थी, उनके राइट्स की भी प्रोटेक्शन करनी थी, ताकि वो भारत जैसे बड़े देश में लगातार अपना जो है वो मेंबर बने रहती और उनको कुछ राइट्स मिल पाते। तो आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 29 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि देश में कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जिसकी अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक स्क्रिप्ट है, अपना एक कल्चर है, जो भी देश में कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कोई लोग हैं, कोई समूह है जिनकी अपनी एक लैंग्वेज है, अलग से लैंग्वेज है बाकियों से, उनका अपना स्क्रिप्ट है, अपना उनका कल्चर है, तो उनको राइट दिया गया है कि वो अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता।
उसी प्रकार 29(2) में बोल दिया गया कि देश में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्टेट ओन्ड है चाहे वो स्टेट ओन्ड नहीं है, चाहे स्टेट उसमें अपनी एड दे रही है चाहे ना दे रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनमें एडमिशन देने के लिए हम बच्चों से भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। हम लैंग्वेज के बेस पर भेदभाव नहीं कर सकते, रिलीजन, रेस और कास्ट के आधार पर हम किसी बच्चे से भेदभाव नहीं कर सकते कि तू भाई इस रिलीजन का है, तू इस माइनॉरिटी से है, तू इस कल्चर से है तो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकता। नो, आर्टिकल 29 में इसको मनाही दी गई है। अब आर्टिकल 30 में हम पढ़ेंगे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट दिया गया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, शायद आपको ब्लैक बोर्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा हो, थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, क्योंकि काफ़ी अंधेरा छाया है बाहर, बारिश का मौसम है और साथ में लाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है रूम में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अगर समझ आ रहा हो तो शेयर ज़रूर करें यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोगों को एक रीच मिल सके, लोगों की हमें एक सपोर्ट मिल सके। तो अब आर्टिकल 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं, लैंग्वेज के बेस पर भी हैं, रिलीजन के बेस पर भी हैं, तो आर्टिकल 30 ने उनको राइट दे दिया कि भाई आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलो, आप अपने, अब देखोगे आपने बहुत सारे कॉलेजेस, क्रिश्चियंस के कॉलेजेस होते हैं, स्टीफन कॉलेज है दिल्ली में, और बहुत सारे कॉलेज हैं, हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रिलीजन के नाम पर बहुत सारे, आई एम सो सॉरी ये नहीं आएगा इसमें, लेकिन हाँ बहुत सारे माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्रिश्चियंस के अपने इंस्टीट्यूशन होते हैं, इस्लाम के अपने इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिनमें जो वो खोल सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उनको वो खोल सकते हैं, उनको राइट दिया गया माइनॉरिटीज़ को कि वो कर सकते हैं ऐसा। और यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि अगर माइनॉरिटी ने कोई इंस्टीट्यूशन खोला तो स्टेट जो है वो माइनॉरिटी को एड देने पर मनाही नहीं करेगी इस ग्राउंड से कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अर्थात मान लो अब स्टेट एड देती है ना बहुत से इंस्टीट्यूशन में, स्टेट पैसे देती है कि भाई इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, स्कॉलरशिप्स देती है, तो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होंगे बच्चे, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को भी स्कॉलरशिप मिलेगी, उसको भी स्टेट एड देगा। इस ग्राउंड पर मनाही नहीं करेगा कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो और हम आपको एड नहीं देंगे। नो, आर्टिकल 30 ये बात बोलता है। आर्टिकल 30 में मैं आपको बता दूं 44th अमेंडमेंट हुई थी, आपको पता है 1978 में, जिसके अंडर क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म करके एक सिंपल राइट बनाया गया था, फंडामेंटल राइट अब वो नहीं रहा था। तो जब वहाँ पे राइट ख़त्म किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट ख़त्म किया गया, तो वहीं पे आर्टिकल 30 में बोल दिया गया कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एक्वायर करती है, उसकी लैंड को एक्वायर करती है, तो भाई जितना पैसा उस इंस्टीट्यूशन को दोबारा से बनाने में लगेगा, कहीं और इस्टेब्लिश करने में लगेगा, उतना पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये आर्टिकल 30 के बारे में था। अब आर्टिकल 31 को हम पढ़ेंगे, मैं अभी यही बता देता हूँ। आर्टिकल 31 बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था, अब नहीं करता है। हुआ क्या था, हमारे देश में क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था, लेकिन हमारे देश में अभी नया नया देश आज़ाद हुआ था, देश को विकास करना था, हॉस्पिटल्स बनाने थे, रोड बनाने थे, बड़े बड़ी जो है प्रोजेक्ट्स लगाने थे, बड़े बड़े हाईवेज बनाने थे, और भी बहुत सारा काम करना था। दूसरा, हमारे देश में जमींदारी सिस्टम था, एक व्यक्ति के पास बहुत लैंड थी और एक व्यक्ति के पास लैंड थी ही नहीं। तो करना क्या था, जिसके पास बहुत सही लैंड है उसको एक लिमिट में लैंड देकर बाकी लैंड अपने कब्जे में लेकर गवर्नमेंट ने गरीबों को बांटनी थी। तो इस काम को करने में ये राइट टू प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा कर रहा था। रुकावट पैदा क्यों कर रहा था, जब गवर्नमेंट ने लॉ बनाया किसी की लैंड को लेने के लिए, वो कोर्ट में पहुंच गया कि मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब कि एक ऐसा राइट जिसके अगेंस्ट कोर्ट में जाया जा सकता है, फिर कोर्ट इसके अनुसार डिसीजन देगा, तो क्या होगा, फाइनली गवर्नमेंट हार जाएगी, गवर्नमेंट को लैंड नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे केस हुए हमारे पास। केशवानंद भारती केस बड़ा लैंडमार्क केस है 1973 का, AK गोपालन, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, ऐसे हजारों के बहुत सारे केस ऐसे हुए जो कि 1950 में जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 1973 तक लगातार चले। शुरू में गवर्नमेंट जो थी, जब किसी की लैंड एक्वायर करती थी, बंदा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था,
हाई कोर्ट पहुंच जाता था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लॉ को देख के डिसीजन दे देते थे, गवर्नमेंट हार जाती थी। हुआ क्या, 1973 में केशवानंद भारती केस को डिसाइड किया गया, जिसमें ये बोला गया कि भाई पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट भी कर सकती है, पार्लियामेंट को पावर है कि वो फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट भी कर सकती है। तो इसी जजमेंट के बाद क्या हुआ, 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करी गई और इस अमेंडमेंट के जरिए राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 में से हटा दिया गया। एक और यहाँ पे आर्टिकल 19(1)(f) था, उसको भी रिपीट कर दिया गया। जो संदर्भ में हमने पढ़ी थी ना आर्टिकल 19 में, उसमें पहले एफ भी था एक, जो प्रॉपर्टी की बात करता था, इसको भी खत्म कर दिया गया। इन दोनों राइट्स को खत्म करके अब क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300 में डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया और अब इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। मतलब अब गवर्नमेंट किसी की भी लैंड को एक्वायर कर सकती है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर डीप में जाऊंगा, क्योंकि मैंने राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर एक डीपली वीडियो बनाई है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यूट्यूब चैनल का भी, प्लेलिस्ट का भी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की जो भी मैंने यहाँ पे राइट डिस्कस किए करे, इन सभी के ऊपर डिटेल में वीडियोस हैं। आप जाइए, अच्छे से देखिए, फ्री होकर देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए और नॉलेज लीजिए। तो ऐसे हमारा राइट टू प्रॉपर्टी भी जो है वो अब खत्म हो गया। अब हम लास्ट राइट पढ़ेंगे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। तो मेरे दोस्तों, अब फंडामेंटल राइट्स में जो लास्ट राइट बचता है हमारे पास, वो बचता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट भी कहा था, दिल भी कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये जो राइट है ना, ये हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। आत्मा कहा था, सोल कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को। आर्टिकल 32 जो है वो दो तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है, मतलब ये खुद ही फंडामेंटल राइट है, पहली बात। और दूसरी बात, ये हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप आर्टिकल 226 में भी जा सकते हो, जो कि हाई कोर्ट में जाकर आप अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन आर्टिकल 32 जो है एक फंडामेंटल राइट है, और इसमें अगर आप जाओगे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को आपके राइट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट्स की बात करी गई है, 1 2 3 4 5। 5 रिट्स कौन सी हैं? हैबेस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। क्वा ब्रोंटो, जिसका मतलब होता है बाई बट वारंट यू आर होल्डिंग द ऑफिस। मंडामस, जिसका मतलब होता है टू गिव द कमांड। सर्शरी, जिसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। और प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू प्रोहिबिट। ये जो रिट्स हैं, इनके ऊपर अच्छे से वीडियो बनाएंगे, अलग से डीपली एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दूं कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 5 रिट्स को इशू कर के अंडर ऑर्डर इशू कर क्या करते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी बंदे को किसी ने ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया, उसका आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ खत्म हो गया, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हैबेस कॉर्पस के रिट के अंडर क्या करेगा, उस बंदे के अपने सामने लाने का ऑर्डर पास कर देगा, उसका फंडामेंटल राइट बचा लेगा। तो इन 5 रिटों का यूज़ करके क्या होता है, रिट्स का यूज़ करके क्या होता है, आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जरिए प्रोटेक्ट किया जाता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 है, जो कि हाई कोर्ट को पावर देता है, जिसके अंडर हाई कोर्ट इन रिट्स का यूज़ कर क्या कर सकता है, वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। और आर्टिकल 32 में पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, इन रिट्स का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये रिट्स क्या होती हैं, क्या इनका मतलब है, किसी दूसरी वीडियो में अच्छे डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं अच्छे से इनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट है, वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट तो कर ही सकता है, वो लीगल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। अब आप बोलोगे कि लीगल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है। तो हमने एक वीडियो बनाई है
10-15 मिनट की वीडियो है जिसमें हमने अच्छे से इन तीनों कंसेप्ट में डिफरेंस बताया है कि इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उसको वीडियो को जरूर देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आर्टिकल 33, 34, 35 ये 3 आर्टिकल्स हैं, ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं देते, लेकिन ये बेसिकली बात करते हैं जैसे आर्मी पर्सनल्स हैं या जिस एरिया में मार्शल लॉ फोर्स में आता है उस टाइम पर इन फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा। कोई आर्मी मैन है, क्या उसको भी फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे? कोई आर्मड फोर्स का पर्सन है, उसको ये सारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे? कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, इससे डील करते हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम अच्छे से नहीं बताते, बस जस्ट ये आर्मी और फोर्सेस के रिगार्डिंग ये हमें बताते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। धन्यवाद।